नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शेरशाह सूरी के द्वारा हमने देखा रुपया प्रचलन में आया और आज के वर्तमान स्थिति में भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। भारत की भी करेंसी रुपया है, पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया है, हमारे आस पड़ोस के कुछ ऐसे देश हैं जहां की करेंसी क्या है? रुपया है। तो भारत की करेंसी रुपया किसके द्वारा चलाई गई आपको दोस्तों? ये चलाई गई शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं आपका एक सांकेतिक मुद्रा। यहां पर बात करेंगे हम सांकेतिक मुद्रा की। अभी तक धातु की मुद्रा चलती थी वस्तु विनिमय के लिए। अब देखिए एक शब्द निकल कर आया सांकेतिक मुद्रा। हमारे इतिहास में कहा जा गया सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी जिसे कहा गया सांकेतिक मुद्रा। अब ये सांकेतिक मुद्रा क्या? तो देखिए सांकेतिक मुद्रा मतलब जहां पर जो मुद्रा है उसका मान, उसका मूल्य क्या हो? वस्तु से अधिक हो, अपने रियल मान से अधिक हो, जहां पर वो निकल के आई सांकेतिक मुद्रा। वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य होता है यहां पर सांकेतिक मुद्रा का। और किसके द्वारा शुरू किया गया था इसको शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बना था तुगलक वंश का, उसने क्या करा था दोस्तों? उसने सांकेतिक मुद्रा को शुरू किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा, तो आप आंसर देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। रुपया नामक, रुपया जो था किसने शुरू किया करेंसी, तो आप आंसर देंगे शेरशाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि इससे पहले करेंसी नहीं थी। काफी करेंसी हमें देखने को मिली, जैसे हम गुलाम वंश का एग्जाम्पल उठा के देखते हैं इल्तुतमिश का। ठीक है, तो जीतल चलाया था, टका और जीतल इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी करेंसियां चली थी राजाओं की। तो यहां पर देखिए अभी जो वर्तमान में आपकी करेंसी है वो है रुपया, और वो किसके द्वारा चलाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाई गई थी। सांकेतिक मुद्रा की अगर बात करें तो सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई दोस्तों? ये चलाई गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मुद्रा का प्रचलन। तो दोस्तों यहां पर भी भारत में मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका RBI के द्वारा। मुद्रा की छपाई, मुद्रा का बनना सारा का सारा किस पे है? ये कार्य है RBI का। यानी कि मुद्रा का प्रचलन करने का कार्य किसका है अभी दोस्तों? RBI का यहां पर कार्य है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं करेंसी की। तो देखिए 2 रुपए और इससे ऊपर कि जितना भी रुपया है, जितनी भी करेंसी है, वो किसके द्वारा छापी जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? वो बनाई जाती है RBI के द्वारा। और इसमें हस्ताक्षर किसके होते हैं? इसमें हस्ताक्षर होते हैं RBI के गवर्नर के। याद रखिएगा 2 रुपए और उससे ऊपर की जो करेंसी है वो किसके द्वारा छापी गई है, किसके द्वारा बनाई गई है? वो बनाई गई है RBI के द्वारा। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। और तो भैया हम बात करेंगे 1 रुपए की करेंसी। 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का जो करेंसी है वो किसके द्वारा? तो दोस्तों आंसर निकलेगा यहां पर वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, 2 रुपए की और 2 रुपए से ऊपर का RBI के द्वारा। साइन हस्ताक्षर किसके होंगे? RBI के गवर्नर के। तो 1 रुपए की जो करेंसी है, 1 रुपए का जो नोट है वो किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा छापा जाता है? वो छापा जाता है दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा। और इसमें हस्ताक्षर किसके होते हैं? इसमें हस्ताक्षर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। फाइनेंस सेक्रेटरी के इसमें हस्ताक्षर, यानी कि वित्त सचिव के। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट में। और फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट को छापता है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट में किसके साइन होते हैं? तो आप आंसर देंगे वित्त सचिव के। किसके द्वारा छापा जाता है? आप आंसर देंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। कभी एग्जाम में क्वेश्चन को इस प्रकार घुमा लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा नोट या कौन सी करेंसी RBI के द्वारा नहीं छापी जाती है या RBI के द्वारा नहीं निर्मित की जाती है? तो आप आंसर देंगे दोस्तों 1 रुपए का नोट। ठीक है, ये हमने बात करी। अच्छा, थोड़ा RBI के विषय में जानते हैं। इसके आगे चलकर मैं RBI में आपको पूरा एक वीडियो दूंगा जिसमें पूरा RBI की बात करेंगे। फिलहाल हम RBI को हल्का हल्का सा यहां पर देखिए ऊपर ही ऊपर सरसरी नजरों से देखते हुए चलते हैं कि RBI है क्या, कब इसका निर्माण हुआ था। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस आयोग की सिफारिश पर RBI गठन हुआ? तो आप आंसर देंगे हिल्टन आयोग। हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे RBI का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में RBI का गठन किया गया था। और जब RBI को बनाया गया था तो इसकी टोटल जमा कितनी थी? 5 करोड़। 5 करोड़ की धनराशि की जमा पर, 5 करोड़ की धनराशि पे RBI का निर्माण किया गया था। कब आप दोस्तों? आपका 1 अप्रैल 1935 को। और किस आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर RBI का जन्म हुआ था, RBI को बनाया गया था। आगे चलिए देखिए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि दोस्तों RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो आपका किया गया है 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देखिए हमारा जो लिपि वर्ष चलता है, यानी कि जो हमारा वित्त वर्ष चलता है, फाइनेंस ईयर जो हमारा चलता है, फाइनेंशियल ईयर, वो कब से कब तक चलता है? वो चलता है दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है आपका वित्त वर्ष। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने देखा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसके पश्चात आरबीआई प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, या तो आप कह लीजिए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर, या फिर पहले भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने। तो इस दोनों का आंसर क्या होगा? उनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख 1943 से आपका 47 तक ये क्या रहे थे? आरबीआई गवर्नर रहे थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आरबीआई के आंसर है सीडी देशमुख। और यदि पूछे कि स्वतंत्र भारत के या फिर प्रथम भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने, तो उनका आंसर होगा क्या दोस्तों? सीडी देशमुख। ठीक है, और यदि क्वेश्चन पूछे आरबीआई का पहला गवर्नर, तो हम आंसर देंगे ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है दोस्तों, ऑसबोर्न स्मिथ जो थे ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने 1935 वाले उस समय पे, तो वो कौन थे? स्मिथ थे पहले गवर्नर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख, और पहले भारतीय जो आरबीआई गवर्नर बने उसका आंसर भी सीडी देशमुख। ये हमने देखा किसके विषय में? आरबीआई के विषय में। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका मुख्यालय आप सबको पता है, इसका मुख्यालय कहां है? ये इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने देखा मुद्रा का प्रचलन किसने किया? आरबीआई ने किया। पूरा आरबीआई के विषय में जाना हमने, आरबीआई क्या क्या चीज है। इसके बाद देखिए आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान, आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान, इसको समझते हुए चलते हैं। आरबीआई के द्वारा किस प्रकार से मुद्रा का मान निर्धारित किया जाता है, तो दोस्तों इसको हम समझते हुए चलेंगे। जो पहला पॉइंट है इसको हमें सही से समझना है, बाकी पॉइंट हमारे आसानी से क्लियर होते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे M1। ठीक है, जो भी आपका मुद्रा का प्रचलन है, मुद्रा का क्या प्रचलन है, मुद्रा की तरलता क्या है? तरलता मतलब कि मुद्रा का मान कितना है मार्केट में क्या मुद्रा की का फैलाव है, उसको डिसाइड करने के लिए M1 देखिए, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? C प्लस DD प्लस OD। M1 इज इक्वल टू कितना? C प्लस DD प्लस OD। अब यहां पर समझते हैं क्या है। देखिए C अर्थात मतलब कैश मतलब पैसा, यहां पर C का अर्थ क्या है? पैसा। डीडी मतलब बैंकों के पास जमा मांग, या भी जो आपके बैंक है, बैंकों के पास जो मांग जमा है, जो जमा पूंजी है उनके पास, वो क्या है? तुम्हारा डीडी निकल के आया। देखिए, और तीसरा देखिए यहां पर ओडी। ओडी का अर्थ क्या? ओडीआई मतलब आरबीआई के पास अन्य जमा, बैंक वगैरह के द्वारा जो आरबीआई के पास जमा पैसा इत्यादि जमा किया जाता है, बैंकों के द्वारा जो प्रतिभूतियां जमा की जाती हैं, जो गोल्ड के रूप में पैसा जमा किया जाता है, बहुत सारी चीजें जमा की जाती है, अन्य जमाएं जो होती हैं आरबीआई के पास, वो क्या है तुम्हारा? उसका अर्थ है ओडी। सी मतलब देखिए कैश मतलब पैसा, डीडी मतलब बैंकों के पास मांग जमा, और ओडी मतलब आरबीआई के पास अन्य जमा। ठीक है, तो सी प्लस डीडी प्लस ओडी इज इक्वल टू क्या निकल कर आया दोस्तों? निकल कर आया M1। ठीक है, यह है मुद्रा का निर्धारित मान। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे M2 अर्थात कितना? तो देखिए M1 समझे आप लोग, तो M1 प्लस डाक घर में बजट जमा, डाक घर में बजट जमा, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए याद करने के तरीके से। M2 और M4 को एक कर लीजिए, और M1 और M3 को एक बना लीजिए। दोनों को साथ में देखते हैं, M2 और M4, M1 और M3। देखिए M2 में लिखा है M1 के विषय में हमने देखा, प्लस डाक घर में बजट जमा, जो पोस्ट ऑफिस में जो बचत यानी सेविंग्स जो जमा की जाती हैं, आप सबको पता है पोस्ट ऑफिस पैसा जमा करने का काम भी करता है। एफडी वगैरह जो जमा होती हैं, एफडी वगैरह जमा की जाती है, डीडी वगैरह सब बहुत सारी चीजें जमा की जाती हैं पोस्ट ऑफिस में। तो डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो बचत जमा है, जो बचत जमा की जाती हैं, उसको अगर हम M1 के साथ जोड़ दें तो दोस्तों क्या बनेगा? M2 यहां पर निकल कर आता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए तीसरा मैंने बोला है कि M1 और M3 को एक साथ पढ़िए, M1 और M3 को एक साथ, M2 एंड M4 को एक साथ। देखिए M3 में किसकी बात करी गई है? M1 की बात करी गई है, प्लस बैंकों के पास अन्य समस्त जमा। M1 में
बात करी गई थी बैंकों की। देखिए बैंकों के पास मांग जमा की बात करी गई थी, बैंकों के पास मांग जमा M1 में, और यहां पर कहा गया है बैंकों के पास अन्य जमा। मांग जमा को छोड़कर जो जमाएं बची वो बैंकों की जो अन्य जमा है वो कहां पर आ गई आपका दोस्तों, M3 में आ गई। तो M1 में और M3 में किसकी बात हो रही है, बैंक की बात हो रही है, और M2 और M4 में किसकी बात हो रही है, डाकघर की बात हो रही है। तो आप इसको साथ मिला के याद करिए, M2 M4 में डाकघर की बात हो रही है, M1 और M3 में आपका बैंकों की बात हो रही है M1 के साथ। अच्छा देखिए चौथे में क्या है, चौथे में भी सेम M1 सब में रहेगा दोस्तों, M1 प्लस डाकघर में समस्त जमा। M2 में हमने बात करी थी डाकघर की बचत जमा की, जो डाकघर की जो सेविंग्स जमा है, जो बचत जमाएं हैं आपका कहां पर, बचत जमाएं हैं आपका डाकघर में, उसकी बात करी हमने M2 में। और डाकघर में जितनी भी जमाएं हैं, डाकघर में जितनी भी जमाएं हैं, जितना भी जमा किया गया है उस सबको जोड़ दिया हमने किसमें, M4 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा भी आपका क्या, हमने बात करी मुद्रा है क्या, मुद्रा का विकास क्यों जरूरी है, भारत में मुद्रा का विकास कैसे हुआ, 6ठी शताब्दी में कैसे आपका धातु की मुद्राएं आई थी, फिर आपका सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और रुपया निकाला गया शेरशाह सूरी के द्वारा, जो सूर्यवंश का संस्थापक था, ग्रांड ट्रंक रोड को जिसका निर्माण किया। फिर हमने देखा मुद्रा का प्रचलन आरबीआई द्वारा होता है, आरबीआई के विषय में जाना सरसरी नजर में। उसके बाद देखिए आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान को समझा, M1 इज टू कितना, पैसा, प्लस डीडी बैंकों के पास मांग जमा, प्लस ओडी अर्थात आरबीआई के पास अन्य जमा। उसके बाद हमने M2 को देखा, M2 अर्थात M1 प्लस डाकघर में बचत जमा। तीसरा आपका M3 में आपका M1 प्लस बैंकों के पास अन्य समस्त जमा, जितना बचत जमा को छोड़कर जितना बचा सारा का सारा उसको हमने यहां जोड़ दिया। और M4 में आपका है M1 प्लस डाकघर में समस्त जमा। ठीक है दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या आपका दोस्तों, हम देखेंगे कि तरलता के आधार पर, तरलता यानी लिक्विडिटी के आधार पर M1, M2, M3 और M4 को क्या मान है, इनका क्रम के अनुसार देखेंगे हम। सर्वाधिक किसका मान आता है, संकुचित मान किसका है, यहां पर सर्वाधिक मान करेंगे, M1 का मान ज्यादा, M2, M3 और M4 का मान देखेंगे हम, किसका सर्वाधिक मुद्रा मान है, मुद्रा मान किसका ज्यादा, और यहां पर तरलता के आधार पर किसका मान अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि भैया भारत में जो पैसा छपता है वो किस प्रणाली के अनुसार छपता है, न्यूनतम मुद्रा प्रणाली के अनुसार ये होता क्या है, किस किस स्थान पे मुख्यतः भारत का पैसा छपता है, कहां कहां पर करेंसी सेंटर है भारत के जहां पैसा छापा जाता है। उसके पश्चात देखेंगे एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी देश की करेंसी के विषय में पूछ लिया जाता है, जैसे पूछा जाएगा बांग्लादेश की करेंसी क्या है, आप वहां समझेंगे टका। तो उसी प्रकार से कुछ देशों की करेंसियों को देखेंगे, और ये सारा का सारा हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, वहां पर हम बात करेंगे इन टॉपिकों की जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।